हाँ, तो गुड इवनिंग भाई सभी को। तो आज हम सोल्व करते हैं पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन। चलो तो भाई पहला क्वेश्चन है अपने पास। इन ए थर्मल पावर प्लांट ए कंडेंसर इज इंस्टॉल्ड टू कंडेंस एग्जॉस्ट स्टीम कमिंग आउट। क्वेश्चन का मतलब है कि कंडेंसर में जो स्टीम आती है वो कहाँ से आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टरबाइन, सेकंड ऑप्शन है इकोनोमाइजर, सी ऑप्शन है सुपर हीटर, डी ऑप्शन है बॉयलर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देख लेते हैं। तो देखो, बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो देखो सबसे पहले होता है कोल स्टोरेज प्लांट, जहाँ पे कोयले को स्टोर किया जाता है। इसके बाद होता है कोल हैंडलिंग प्लांट, जहाँ पे कोयले को बारीक पीसा जाता है। बारीक पीसने से कोयला अच्छे से जलता है तथा इस कोयले को बॉयलर में भेज दिया जाता है। बॉयलर के अंदर कोयले का कंबशन होता है तथा हीट जनरेट होती है। बॉयलर में वाटर ट्यूब तथा फायर ट्यूब बॉयलर दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, देखो बॉयलर के अंतर्गत हॉट वाटर पानी होता है, वाटर होता है, कोल होता है तथा जब ये जलता है तो इसमें से तो कोयला, देखो भी जब ये कोल जलेगा तो बॉयलर में रखा हुआ पानी गर्म होगा, जिसकी स्टीम बनेगी तथा यह स्टीम सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर में इस स्टीम में से नमी को दूर किया जाता है तथा यह नमी वाली स्टीम दूर हो जाती है तथा सुपर हीटर के द्वारा ड्राई स्टीम हमें प्राप्त होती है, जो कि टरबाइन पर जाती है। टरबाइन पर स्टीम जाने के बाद टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट होता है तथा इसके घूमने से मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर में अल्टरनेटर के द्वारा कर लिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात यह स्टीम ठंडी होती है तथा इकट्ठा कंडेंसर में हो जाती है। तो अपना क्वेश्चन यही था कि भाई कंडेंसर में जो स्टीम आती है वो कहाँ से आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंसर। याद रखना भी। बात करें भाई इकोनोमाइज़र का क्या काम होता है, तो इकोनोमाइज़र जब बॉयलर में से जो फ्लू गैसें निकलती है, देखो याद रखना बॉयलर में से दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो स्टीम, एक होगा फ्लू गैस। फ्लू गैस का उपयोग करके इकोनोमाइज़र के द्वारा पानी को गर्म करके भेजा जाता है। देखो बॉयलर में पहले से वैसे वाटर गर्म कर रहे हो, अगर अपन उसे और पहले से ही गर्म करके भेज दें तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है तथा बची हुई फ्लू गैस एयर प्री हीटर के द्वारा एयर को गर्म करके बॉयलर में भेजती हैं, जिससे गर्म एयर के होने के कारण कोयला आसानी से जलता है तथा बची हुई फ्लू गैसों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर द्वारा, जो कि नेगेटिव प्लेट चार्ज होती है, की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर फ्लू गैस में से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर
नेगेटिव प्लेट होती है जो कि धूल मिट्टी के भारी कण को अवशोषित कर लेता है। देखो ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है अभी, ESP SSC जी ने पूछा एक बार कि ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कार्य क्या होता है। तो ये है एक नेगेटिव प्लेट होती है जो कि धूल मिट्टी के एक भारी कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। देखो एक और बच गया अपने पास भाई, देखो बॉयलर में कोयला जलेगा, उसकी राख बनेगी, राख को स्टोर कर लेंगे, नाम पर लग जाएगा इसका ऐश हैंडलिंग, तथा इस ऐश को स्टोर कर लिया जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, ऐश स्टोरेज। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अभी कि बॉयलर थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो याद रखना, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर स्टीम का उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर जो होता है 60 से 70% होता है। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो होती है 25 से 40%। याद रखना, ये वाले सीधे क्वेश्चन पूछता है अभी अपने से। और इसमें जो कोयले का उपयोग किया जाता है वो पल्वराइज कोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है अभी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा टरबाइन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दी सर्ज इम्पीडेंस फॉर ए ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस का मान कितना होता है। तो देखो भी, सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √L/C। ओवरहेड के लाइन के लिए कितना होता है 400 ओम, अंडरग्राउंड के लिए 40 ओम। तो अब ऑप्शन मैच कर सकते हो कि सर्ज इम्पीडेंस के लिए देखो ऑप्शन इसका एक दे रखा है आपको 1600 से 1800 ओम, बी दे रखा है 400 से 600 ओम, सी दे रखा है 800 से 1000 ओम, डी ऑप्शन दे रखा है 1200 से 1400 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरहेड लाइन के लिए अपनी रेंज कितनी है भाई 400 ओम। तो ऑप्शन एक ही सही है अपने पास, बी ऑप्शन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आपको मैक्सिमम डिमांड दे रखी है। क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए जनरेटिंग स्टेशन इज 100 मेगावाट इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%। वोट विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन 1 ईयर। आपको एक साल का उत्पन्न होने वाली यूनिट का पता करना है कितनी होगी। तो देखो आपको दे रखी है यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड, आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड दे रखी है वो है 100 मेगावाट। लोड फैक्टर जो दिया है आपको 40% दिया है, टाइम दिया है 1 साल का। तो देखो लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। देखो एवरेज डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर द लोड कर्व अपॉन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिमांड। एरिया अंडर लोड कर्व को ही यूनिट जनरेटेड बोला जाता है, याद रखना। ये आपको टाइम पीरियड कितना दिया है अभी 1 साल। 1 साल में कितने घंटे होते हैं 8760 हावर। और मैक्सिमम डिमांड दी आपको 100 मेगावाट। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है अपने पास यूनिट जनरेटेड 35,040 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ वाट। जब आप इसको किलोवाट में निकालते हो तो इसका आंसर अपने पास आएगा 3504 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोवाट हावर। देखो एक और याद रख सकते हो आप, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। एक होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में बहुत पूछता है अभी, याद रखना। डाइवर्सिटी फैक्टर से आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसका मान 1 से ज़्यादा होता है, तो वो होता है अपने पास डाइवर्सिटी फैक्टर। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपने पास। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में भाई सीधा आपसे पूछा है लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है।
तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, बंडल कंडक्टर का उपयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन में क्यों किया जाता है? देखो बंडल कंडक्टर होते क्या है? देखो बंडल कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक फेज में दो या दो से अधिक कंडक्टर को डालना। देखो एक कंडक्टर की तुलना में 3 कंडक्टर अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो देखो उसकी रेडियस, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी। अगर इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम। ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी L बराबर म्यू नोट म्यू आर 2π/ln/d/r। अगर देखो L कम होता है तो XL भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। XL भी कम हो जाएगा। XL कम तो देखो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है I²XL, तो Q भी क्या हो जाएगा? कम। तो पावर फैक्टर हो जाता अपना इम्प्रूवमेंट। ये सारी जो प्रोसेस होती है ये होती है कोरोना को रिड्यूस करने के लिए। अब आप बोलोगे भी कोरोना को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इफेक्टिव रेडियस को बढ़ाकर। तो देखो कोरोना लॉस का फॉर्मूला होता है 241 × 10⁻⁻5 F + 25/del√R/d डी ब्रैकेट VPH माइनस का VC का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो D आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि भाई मैं बता दूँ आपको, जो कोरोना लॉस है वो इफेक्टिव रेडियस के व्यतकर्मानुपाती है। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास, अगर अपने इफेक्टिव रेडियस बढ़ा दी तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर ऐसे मान सकते हो, कोरोना जब आया था तब अपन ने बोला था भी 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। ठीक है, तो 2 गज दूरी आपने अगर दूरी बढ़ा दी, अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनको भी याद रखना। आपसे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कोरोना लॉस को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कोरोना लॉस को कम करने के लिए होलो कंडक्टर, बंडल कंडक्टर और लार्ज डायमीटर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं भी 6 नंबर वाला। देखो 6 वाले का देखो 4 ब्लो 400 kV सिस्टम, द सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू विद स्टैंड डैश अबाउ द नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज। तो इसका आंसर याद रखना 10% पे। ये देखो एसएससी हमेशा कुछ चीज़ें फिक्स डेटा पूछती है, तो आपको उन सभी को भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अपना 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ प्रैक्टिकली जीरो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब क्या है, वह कौन सा पावर प्लांट है जहाँ पे फ्यूल के लिए किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं देना पड़ता। देखो गैस टरबाइन पावर, देखो फर्स्ट ऑप्शन है गैस टरबाइन पावर प्लांट। अगर अपन गैस की बात करें तो गैस महंगी आती है भी। सेकंड बात करें थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल में कोयला बड़ा महंगा आता है। डी ऑप्शन की बात करें तो डीजल पावर प्लांट, और एक ऑप्शन है हाइड्रो पावर प्लांट। देखो डीजल भी महंगा पड़ता है, हाइड्रो पावर में लेकिन पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए वो आता है, उसकी किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं होती। नदी के सारे एक डैम बना दो, उसका कोई खर्चा नहीं देना पड़ता अपने को। इसलिए सबसे जो कम जो कॉस्ट आती है, जीरो कॉस्ट, वो होती है हाइड्रो पावर प्लांट। ये वाला क्वेश्चन एनएचपीसी में भी आया था अभी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ सैग ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज देन टेंशन विल। अगर सैग बढ़ा दी जाए ट्रांसमिशन लाइन की, तब सॉरी भाई क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि यदि सैग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि टेंशन का मान बढ़ा दिया जाए। तो देखो सैग का फॉर्मूला होता है ω/L²/8T। अगर आपने टेंशन का मान बढ़ाया तो सैग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं 9th नंबर,
तो देखो अभी 9th नंबर की बात करते हैं कि एक अल्टरनेटर इज सप्लाइंग ए लोड ऑफ 200 किलोवाट एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। इफ पावर फैक्टर इज राइज टू यूनिटी, हाउ मैनी मोर किलोवाट कैन अल्टरनेटर सप्लाई फॉर सेम केवीए लोडिंग। देखो इसने क्या बोला है, 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर पर लोड 200 किलोवाट है। यदि इस पावर फैक्टर को यूनिटी तक बढ़ा दिया जाए तब कितनी ज़्यादा मात्रा में अल्टरनेटर को एक्टिव पावर देनी पड़ेगी। तो देखो भी पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है P/S। फर्स्ट केस देखते हैं, जब पावर फैक्टर बोला इसने 0.5, एक्टिव पावर कितनी दी है 200 किलोवाट। अपरेंट पावर अपने को निकालना है, एस से लिखा जाता है अपरेंट पावर को, तो एस का जो अपना मान आएगा ये आएगा 400 VA। ठीक है, अब क्या बोला इसने, पावर फैक्टर यूनिटी तक इम्प्रूव कर दिया गया। अगर यूनिटी तक इम्प्रूव कर दिया गया तब एक्टिव पावर बतानी अपने को, तो P बराबर होता है VI cos phi। देखो VI का मान आपने पहले निकाल लिया, तो 400 × 1, 400 × 1 मतलब कितना हो गया 400 वाट। देखो पहले 400 वाट थी, अब कितनी वाट, पहले 400 वाट 200 किलोवाट थी, अब कितनी हो रही है 400 किलोवाट। कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो 400 में से क्या घटा देंगे अपन 200, कितना आंसर आ जाएगा 200 किलोवाट। तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 200। यही बोल रहा है, अगर आपने सेम केवीए लोडिंग रखी तब अल्टरनेटर को कितनी एक्टिव पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले कितना कर रहा था 200, यूनिटी करते कितना हो गया 400, एक्स्ट्रा कितनी करनी पड़ी इसको, तो एक्स्ट्रा करनी पड़ी 200 किलोवाट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड लोड 120 मेगावाट, सप्लाई ए मैक्सिमम डिमांड 6 मेगावाट, फाइंड डिमांड फैक्टर। देखो भाई डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। आपको मैक्सिमम डिमांड दिया है 60 मेगावाट, जबकि कनेक्टेड लोड दिया है 120, तो मेगावाट से मेगावाट कट आउट हो गया, आपके पास कितना बचा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए पावर सप्लाई हैज ए फुल लोड वोल्टेज 24 वोल्ट, इट नो लोड वोल्ट फॉर 5% वोल्टेज रेगुलेशन। इसने क्या बोला है भाई, इसने सिंपल सा बोला है फुल लोड वोल्टेज आपको दे रखी है, नो लोड वोल्टेज आपसे पूछ रही है, वोल्टेज रेगुलेशन आपको दे रखा है 5%। तो सीधा सीधा रख देते हैं अपन, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन आपको दे रखा है 0.05, नो लोड वोल्टेज आपको पता करनी है, फुल लोड वोल्टेज 24, नीचे भी कितना आ गया 24। भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 24 को जब अपन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1.2। इधर कितना दे रखा है V0 माइनस 24 जब उधर जाएगा तो नो लोड वोल्टेज हो जाएगी अपने पास 25.2। तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ अभी एसएससी फिक्स डेटा पूछती है कई बार। अगला क्वेश्चन सेम फिक्स डेटा पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेस्टर इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ट्यूब। तो इसका आंसर होगा एक्सक्लूजन टाइप लाइटिंग अरेस्टर। दोबारा क्वेश्चन सुन लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेस्टर इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ट्यूब। भाई आपको इसको सीधा याद रखना है, एसएससी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा एक्सक्लूजन टाइप लाइटिंग अरेस्टर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई, द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन ऑफ पावर
स्टेशन इज लोवेस्ट व्हेन डाइवर्सिटी फैक्टर इज, क्वेश्चन दोबारा सुनो भाई, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज लोवेस्ट व्हेन डाइवर्सिटी फैक्टर इज। तो देखो डाइवर्सिटी फैक्टर का मान क्या होता है अभी अपने पास, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो भाई कोई? तो बात करें डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला अपने पास होता है अच्छा क्वेश्चन ये है, तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज द लोवेस्ट व्हेन डाइवर्सिटी फैक्टर इज, तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कॉन्सिडेंट मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। अगर आपने यदि आपने जनरेशन को द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज लोवेस्ट, पावर की लोवेस्ट डाइवर्सिटी फैक्टर, देखो अगर डाइवर्सिटी फैक्टर हाई रहता है, डाइवर्सिटी फैक्टर हाई रहता है तो अपने पास कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो पावर आती है वो लोवेस्ट आती है, ये याद रखना आप। देखो दोबारा समझाता हूँ इसको। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कॉन्स्टेंट मैक्सिमम डिमांड। अगर देखो ये वाला अगर हाई है तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। तो यही बोला इसने, अगर कॉन्स्टेंट मैक्सिमम डिमांड कैसी है अपने पास कम, तो डाइवर्सिटी फैक्टर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। देखो अगर आपका कॉन्स्टेंट मैक्सिमम डिमांड क्या है, कम, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 13 का आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज हाई टेंसल केबल। तो देखो भाई केबल होती है 5 प्रकार की, लो टेंसल, हाई टेंसल, सुपर टेंसल, एक्स्ट्रा हाई टेंसल, एक्स्ट्रा सुपर टेंसल। तो देखो लो टेंसल की रेंज होती है 0 से 1000 वोल्ट, सेकंड वाले की 11 kV, इस वाले की 11 से 33 kV, एक्स्ट्रा हाई की 33 से 66, एक्स्ट्रा सुपर टेंसल की अबाउ 66। भाई ये वाला क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुका, तो इनको सीधा डेटा याद रखना आपको, ठीक है। तो इसका अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन 1 से 11 kV, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग कहाँ तक किया जाता है। तो देखो पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV तक उपयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में किया जाता है। एक होता है स्ट्रेन और एक होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का दूसरा नाम है डिस्क, इसी को बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। देखो ये दोनों 765 kV तक उपयोग किए जाते हैं और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में किए जाते हैं। बस थोड़ा सा अंतर क्या है, स्ट्रेन टाइप का उपयोग ऐसे स्थान पे किया जाता है जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग हो गया, डेड जोन हो गया, आपको किसी बार को घुमाना है, तनाव लेके आना है, उस स्थिति में कौन से का उपयोग करते हैं, स्ट्रेन टाइप का। इसका उपयोग हॉरिजॉन्टली किया जाता है, जबकि स्ट्रिंग टाइप का जो डिस्क लगी होती है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े टावर पर एक लंबी लड़ी सी लगी होती है डिस्क, जो कैसी होती है, वर्टिकली, हाई ट्रांसमिशन में मिलेगा भी। कभी तुम अपने घर के बाहर देखने लग जाओ खंबे पे चढ़ के कि ऐसी, वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मिलेंगे आपको बड़े बड़े टावर में, ठीक है। तो और वर्टिकली रहती है, और स्ट्रेन टाइप रहता है हॉरिजॉन्टल। सर्कल टाइप का उपयोग किया जाता है 11 kV तक। देखो इंसुलेटर को स्विचिंग ओवर वोल्टेज के अनुसार डिजाइन किया जाता है। इंसुलेटर जो होता है वह कंडक्टिंग वायर
व टावर के मध्य आइसोलेशन प्रोवाइड करवाता है। आप बोलोगे सर इंसुलेटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखो, इंसुलेटर का उपयोग कंडक्टर यदि टावर पे टच हो गया और टावर से अपन टच हो गए तो अपन भी टच होने लायक नहीं रहते, अपनी मीटिंग यमराज के साथ फिक्स हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। 4 प्रकार के होते हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, डिस्क टाइप, स्ट्रेन टाइप। याद रखना पे पिन टाइप का उपयोग 33 kV तक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज जनरली यूज ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो, कॉपर कंडक्टर का भी पहला ऑप्शन है कॉपर कंडक्टर, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है ACSR कंडक्टर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ACSR कंडक्टर। देखो, ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। भाई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भाई ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना, ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में कौन से का किया जाता है, ACSR का। अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है भी कि कंडक्टर का जो आकार बनाया जाता है गोली क्यों बनाया जाता है, इस त्रिभुजाकार बना लेते, ऐसा बना लेते, आपके नाम का जैसा बना लेते, मेरे नाम का जैसा बना लेते, गोली क्यों बनाया, आता होगा दिमाग में क्वेश्चन तो भी। तो देखो, आज अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में तो क्या अभी भी होता है, लेकिन वो पुराना